हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 मार्च की द हिंदू की करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, द हिंदू की जो करंट अफेयर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, जो शॉर्ट्स हैं उसके अंदर नोट्स में, ठीक है ना, वो सब अगर इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सारा का सारा यहाँ पर कवर करते हैं। बाय द एंड ऑफ योर एंड माई एनालिसिस आपको क्या मिलेगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं नोट्स ऐसे बनवाती हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके पास रिविजन के लिए मटेरियल रहे। एवरीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट मैं नोट्स के फॉर्म में लिखवा देती हूँ, एंड ऑल्सो आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ चीज़ें, ठीक है ना। तो यस, ये हम करने वाले हैं आज 22 मार्च के लिए। अगर आपने चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन सो दैट जब भी वीडियो लाइव जाए आपको पता चले। एंड ऑल्सो अगर आप रेगुलरली हमारी वीडियोस देख रहे हो, वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज MCQs। एंड बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि हम अदर सोर्सेज कैसे कवर करें, ठीक है ना, जैसे PIB की न्यूज़ हो गई, ठीक है ना, अदर न्यूज़पेपर्स हो गए, अदर वेबसाइट्स हो गई, तो वो हम आपके लिए कवर कर देते हैं MCQs में। तो आपको MCQs में मिलेगा, द हिंदू का मटेरियल भी मिलेगा इसके अंदर, प्लस आपको अदर जो सोर्सेज हैं उनका भी मटेरियल पूरा करके हम आपको देते हैं। मतलब अदर सोर्सेज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे करवाते हैं आपको। तो ये आप बाय कर सकते हैं loggery.in से। रेगुलरली क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो वन शॉट्स भी हैं वहाँ पर जो आपकी मार्च की भी अपलोड हो जाएंगी। वैसे मई से लेकर के अब तक की फेब तक की ये अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, स्लैट का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, MHCT 5 ईयर्स का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, PU 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का अवेलेबल है। तो अगर वो आप बाय करना चाहते हैं वो भी आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम loggery.in, ठीक है। चलिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर जो हैं, ठीक है ना, तो चीफ मिनिस्टर जो हैं दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनको अरेस्ट कर लिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। दिल्ली चीफ मिनिस्टर दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है ना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है अब, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या करती है, तो ये वो एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वो एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो इलीगली पैसा कमा रहा है, इलीगली पैसा कमा रहा है, ठीक है, मेकिंग मनी, वो वाले केसेस जो होते हैं उसके अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है वो केसेस को। अब इनके अगेंस्ट क्या चार्जेस हैं, चार्जेस ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। क्या चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट, चार्जेस ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना, एंड मनी लॉन्ड्रिंग ये चार्जेस हैं, ठीक है। कहाँ पर करी मनी लॉन्ड्रिंग, इन कनेक्शन, सेकेंड पॉइंट, इन कनेक्शन विद द फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है, इन कनेक्शन विद द फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स एक्साइज पॉलिसी और 21-22, इनकी जो एक्साइज पॉलिसी थी 2021-2022 की, उससे रिलेटेड वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर गड़बड़ घोटाला जो है वो हुआ है, ठीक है ना। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, अब पहले भी आते थे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, टैक्सेशन से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। उसमें गड़बड़ घोटाला वो कह रहे हैं कि हुआ है, तो किसने अरेस्ट किया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। किसको, अरविंद केजरीवाल को। क्यों, गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ घोटाला ऐसा 2022 की थी, इसलिए। आगे चलेंगे, हैदराबाद बेस्ड मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड डोनेटेड ₹584 करोड़ टू बीजेपी। अब यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला कॉन्सेप्ट, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट हर कोई पढ़ेगा, ठीक है ना। डेट आपको कोई ना कोई आपको एजुकेटन बता देगा कि कहाँ पर मैंने कब पढ़ाया था कॉमेंट्स में, बट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डोनेशन किसने करी, हैदराबाद बेस्ड, लिखेंगे इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद बेस्ड मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, ठीक है ना,
MEIL जो है उन्होंने डोनेटेड ₹584 करोड़ टू बीजेपी, ठीक है ना। जो कि फैक्ट क्या रिलेटेड है उससे, फैक्ट क्या रिलेटेड है, मोस्ट बाय अ डोनर फॉर अ सिंगल पार्टी, मोस्ट बाय अ डोनर फॉर अ सिंगल पार्टी, मतलब एक डोनर ने एक सिंगल पार्टी को सबसे ज्यादा जो पैसे दिए हैं वो इतने ही दिए हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। द कंपनी ऑल्सो डोनेटेड 195 करोड़ टू भारत राष्ट्र समिति ₹85 करोड़ टू द्रविड़ा मुनेत्रा कझागम, देखिए इनको भी दिए। इट्स सब्सिडी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड डोनेटेड 110 करोड़ टू कांग्रेस फॉलोड बाय ₹80 करोड़ टू बीजेपी, मतलब इन्होंने सबको ही दान में आदान प्रदान किया है। बट सबसे ज्यादा मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जो पैसे दिए वो बीजेपी को दिए हैं, और वो बन गए मोस्ट बाय कितने, मतलब एक सिंगल अगर डोनर ने एक पार्टी को पैसा दिया है तो वो इतना दिया, और इसने दिया है किसको, बीजेपी को। आगे चलेंगे, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो कार्नेटिक म्यूजिक के वर्ल्ड में हमने पढ़ा था कि अवार्ड्स अनाउंस करे गए हैं, संगीता कलानिधि जो है वो किसको मिल रहा है इस बारी, TM कृष्णा को। तो इसके ऊपर जो म्यूजिक वर्ल्ड है उसके अंदर रंजनी और गायत्री ने कहा कि ये सही नहीं है, उन्होंने विड्रॉ कर दिया फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एकेडमीज 2024 कॉन्फ्रेंस। अब देखो यार, जब कहीं कंट्रोवर्सी होती है ना वो इंपॉर्टेंट कर देता है, तो हमें पता होना चाहिए संगीता कलानिधि जो है, ठीक है ना, जो अवार्ड है वो किसको मिलने वाला है, ये मैंने तुम्हें पहले भी लिखवाया है, TM कृष्णा जो वोकलिस्ट है, ठीक है, ये पहले भी हमने लिखा है, अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख लो। Next is on March 11, Prime Minister Narendra Modi used social media to announce India's entry into a small club of countries capable of delivering multiple nuclear warheads on a single mission. ये हमने पढ़ा था, MIRV कर चुके हैं, MIRV रिविजन मार लेते हैं। MIRV की फुल फॉर्म क्या, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। MIRV से क्या होगा, ठीक है, NIRV हमने अग्नि 5 पे करी है, जो इंडिया की लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा रेंज है इसकी, ठीक है ना, वो मिसाइल पे हमने टेस्ट करी। इंडिया लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, एक टारगेट भेजेंगे बट ये मल्टीपल, एक मिसाइल पर मल्टीपल टारगेट्स हिट कर सकती है। ये इंडिया ने टेस्ट कर लिया है। किसने टेस्ट किया है ये, इंडिया के DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। कौन सा मिशन है, मिशन दिव्यास्त्रा, ये भी आपको पता होना चाहिए, दिव्यास्त्रा, ठीक है, ये बहुत, दिव्यास्त्रा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वेपन ये हमारा बन चुका है। सिंस इट्स फर्स्ट टेस्ट इन अप्रैल 2012 अग्नि 5 हैज अंडरगॉन सेवरल टेस्ट एंड डेवलपमेंट। अब यार यहाँ पे देखो जो एडिशन है ना, अग्नि 5 के बारे में हमें बताया जा रहा है। अग्नि 5 का फर्स्ट टेस्ट कब हुआ, फर्स्ट टेस्ट इन 2012 में इसका पहला टेस्ट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद द MIRV सिस्टम्स इंडिजीनस एवियोनिक सिस्टम एंड हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस इंश्योर दैट री एंट्री व्हीकल्स रीच द टारगेट पॉइंट्स एक्यूरेटली। जो मल्टीपल टारगेट्स है वो एक्यूरेटली कैसे पहुंचेंगे, किसकी वजह से पहुंचेंगे, MIRV सिस्टम्स, ये लिखेंगे, ये हमने पहले नहीं लिखा है, सिस्टम्स इंडिजीनस का मतलब हमने बनाया, किसकी जीनियस है यहाँ पर, इंडिया वालों की, हमने खुद बनाया है। तो यहाँ पर क्या है, एवियोनिक सिस्टम है एक, एवियोनिक सिस्टम्स एंड हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस इंश्योर टारगेट पॉइंट्स एक्यूरेसी कैसे होती है, इन सिस्टम्स की वजह से। जो कौन से सिस्टम्स हैं, एवियोनिक सिस्टम है और हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस जो हैं, जो हमने ही बनाए हैं। द DRDO सेट द मिशन अकम्प्लिश द डेजिग्नेटेड पैरामीटर। इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि चाइना जो है उसके पास ये ऑलरेडी, अब हमारे पास भी आ गया, और कहा गया पाकिस्तान ने भी इसका टेस्टिंग कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें ASAT के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ASAT के बारे में। देखिए ASAT क्या है, एंटी सैटेलाइट, ये लिखेंगे एंटी सैटेलाइट टेस्ट। एंटी सैटेलाइट टेस्ट क्या मतलब, यहां से छोड़ेंगे मिसाइल, यहां से वेपन जाएगा और सैटेलाइट स्पेस में डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, वेपन यहां से जाएगा और सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इंडिया टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी, इंडिया हैज टेस्टेड दिस वेपन। कब किया, 5 years आफ्टर इंडिया मेड एन एंटी सैटेलाइट टेस्ट अंडर मिशन, ठीक है ना।
5 years पहले हमने 2019 के अंदर, ठीक है, 27 मार्च 20 ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना कि डेट, पर लिख लेते हैं डेट भी। 27 मार्च 2017 को इंडिया टेस्टेड इंडियाज मेडन मिशन मेडन एंटी सैटेलाइट AST, एक मिनट साफ साफ लिखेंगे, AST अंडर मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है? जहां पर हमने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया, ठीक है ना। इसमें क्या किया हमने? लाइव सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर वाज शॉट डाउन यूजिंग अ मॉडिफाइड इंटरसेप्टर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हमने यूज करके वो करा, ठीक है ना। अब इसमें हमें ASAT पता होना चाहिए कब टेस्टिंग हुई और कौन से मिशन के अंदर हुई, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, चाइना विच इज फास्ट एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सनल। यहाँ पे मैंने बताया ना कि चाइना जो है उसको हम टारगेट कर पाएंगे। यूएस ने तो पहले ही कर दिया था इन 1970, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी फैक्ट, ठीक है। अगर आपने नहीं नोट किया है तो इसको जरूर नोट कर लेना। और कहा जा रहा है पाकिस्तान ने भी इसको टेस्ट किया है। अब आगे चलेंगे, वर्ल्ड वाटर डे। अब देखिए पाकिस्तान का जो है ना उसके पास है नहीं है, तो जो कंट्रीज हमने नाम नोट किए थे कि किन किन के पास MIRV टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, US चाइना का आएगा। मैंने सारी कंट्रीज आपको लिखवा दी हैं जहां पर प्रॉपर नोट्स बने थे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे, यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे कब होता है और उसकी इस बार की थीम क्या है? वर्ल्ड वाटर डे, देखिए वाटर की कमी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने बेंगलुरु में देखा क्या हुआ, बेंगलुरु में पानी की कमी हो गई, ठीक है। तो मार्च 22 को 22 मार्च को यूनाइटेड नेशंस जो है, ठीक है ना, इनिशिएटिव बैक्ड बाय कौन डे मनाता है ये? यूनाइटेड नेशंस, बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर सिंस 1993 अंडर डिफरेंट थीम्स। अलग अलग थीम्स होती हैं। इस बार की थीम क्या है? द थीम दिस ईयर इज वाटर फॉर पीस। थीम दिस ईयर इज वाटर फॉर पीस। वाटर के पीछे लड़ाई भी हो जाती है, यस, क्योंकि पानी की कमी हो रही है, फ्रेश वाटर की, साफ पीने के पानी की। तो यहाँ पर देयर वाज टाइम व्हेन क्लीन वाटर वाज अवेलेबल एवरीवेयर, वेल्स, पॉन्ड, स्ट्रीम, रिवर, बट अब वो नहीं है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड और क्वालिटी। या तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो साफ नहीं है। इन इंडिया वाटर अवेलेबिलिटी इज ऑलरेडी लो इनफ टू बी कैटेगराइज एज वाटर स्ट्रेस्ड। इंडिया क्या स्टेट बोल सकते हैं हम? जितने भी ऐसे राइटिंग वाले बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इंडिया कौन सी कैटेगरी में आ रही है, वाटर स्ट्रेस्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये जो फैक्ट्स हैं, क्या ग्राउंड वाटर क्या है, ये ऐसे राइटिंग वाले जरूर नोट करेंगे, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। बाकी सबके लिए थीम का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम वाला क्वेश्चन, और ये कब होता है? 2 ठीक है ना, 22 मार्च। टुडे इज 22 मार्च। एक और एडिटोरियल आया वर्ल्ड वाटर डे के ऊपर ही, 31st वर्ल्ड वाटर डे है, ठीक है ना। कब है? हमने कौन सा 31st वर्ल्ड वाटर डे, कौन सा वर्ल्ड वाटर डे? 31st वर्ल्ड वाटर डे जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। अब यहाँ पे हमारे पास 2 थीम्स आ गई हैं, लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 थीम्स आ गए, कोई बात नहीं, फाइनलाइज हो जाएगा कौन सी फाइनल मतलब मेन है, पर ये लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, ठीक है, ये थीम्स हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, under the World Water Assessment Program, UNESCO led the development of the 2024 edition of the flagship United Nations World Water Development Report, Water for Prosperity, Peace as part of UN Water, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी फाइंडिंग्स हुई। तो वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम यूनेस्को लेड द डेवलपमेंट ऑफ द 2024 एडिशन। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाटर असेसमेंट जो हुई, वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम किसने किया? असेसमेंट प्रोग्राम किसने लीड किया? इसको इसको लीड किया यूनेस्को ने, यूनेस्को लेड डेवलपमेंट ऑफ 2024 एडिशन ऑफ द फ्लैगशिप यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। क्या हुई? डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये रिपोर्ट आई, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट
ठीक है ना। और रिपोर्ट को टाइटल क्या, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। टाइटल क्या दिया, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। हमें इतना पता होना चाहिए कि यूनेस्को लेड वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम हुआ, ये वाली रिपोर्ट आई उससे। और टाइटल क्या दिया, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है ना, ये टाइटल। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ऑन मार्च 21 ब्रुसेल्स होस्टेड द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट। ठीक है ना, 21 मार्च को क्या हुआ, ठीक है, किसने होस्ट करी, ब्रुसेल्स होस्टेड फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट। तो न्यूक्लियर एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर। देखिए न्यूक्लियर पावर जो है एमिट 4 टाइम लेस कार्बन। ठीक है ना, वर्ल्ड में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, है ना, ये हमारी प्रॉब्लम है, लिखना नहीं है, समझना है। पॉल्यूशन क्या है, बढ़ गया, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। क्यों बढ़ गया है, CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पॉल्यूशन बढ़ गया, या कोई और एजेंट भी है, और भी एजेंट है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज वन मेजर रीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वन मेजर रीजन फॉर पॉल्यूशन, है ना। अब यहाँ पर हमको एनर्जी तो चाहिए, वी नीड एनर्जी। एनर्जी को हम किस मेजर फॉर्म्स क्या है, फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं, एनर्जी, हाँ ये स्पेलिंग हो गई, सॉरी, फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज करते हैं, ये तो चाहिए हमको। नीड तो हमारी बढ़ी रही है ना। अगर मैं अपने घर में घूमकर देखूं तो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें बढ़ी ही हैं, कम नहीं हुई है। गाड़ियां मेरे आसपास, व्हीकल्स बढ़े ही हैं, कम नहीं हुई है। ठीक है ना, मुझे चाहिए, चाहे मुझे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में फ्यूल चाहिए, चाहे डीजल के फॉर्म में, चाहे पेट्रोल के फॉर्म में, चाहे CNG के फॉर्म में चाहिए मुझे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से, चाहे हम कोल ले लें, ठीक है ना, चाहे हम पेट्रोल डीजल ले लें, ये एनर्जी जो है ये सब पॉल्यूशन कॉज करते हैं ये। ठीक है, बट इवन जो पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं, जैसे कि विंड, वाटर, सोलर, हमें लगता है ये नहीं करते हैं, बट ये भी करते हैं, कम करते हैं। जो ये है कोल, पेट्रोल, डीजल से कम करते हैं, बट करते हैं। बट इनसे भी कम कोई चीज है जो करता है, एंड वो कौन सा है, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर से अगर हम पावर लेते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से हम अपनी कुछ भी बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट होती है। तो ये पढ़ेंगे हम, nuclear power emits 4 times less carbon than solar farms or other renewable sources such as wind, hydropower and geothermal. Most importantly, nuclear power has the capacity to supply uninterrupted energy. Uninterrupted energy का मतलब क्या है कि permanent energy होगी। For example, solar है, solar panels है, ठीक है, धूप नहीं निकली तो भैया एनर्जी नहीं बनेगी, धूप नहीं निकली एनर्जी नहीं बनेगी। वाटर है, रेनफॉल कम हो गई, नहीं भरा रिजर्वर, रुक भी सकता है, तो मतलब परमानेंट सोर्स नहीं है एनर्जी का। विंड मिल है, विंड नहीं चली तो विंड मिल बैठा आराम से, विंड चली तो विंड मिल बनाएगा एनर्जी। मतलब हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, ये तो मर्जी के मालिक हैं, चले तो चले नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर में ऐसा नहीं है, अनइंटरप्टेड पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है इरिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आल्सो हैव लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सस्ते भी पड़ते हैं, लाइफ साइकिल भी इनका ज्यादा होता है। बट एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है इनका, कि भाई अगर लीक हो जाए जैसे जापान में हुआ तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। उसके लिए भी क्या लेकर आ रहे हैं, उसके लिए फ्यूल साइकिल्स तो बढ़ा ही रहे हैं, उसके लिए रेडिएशन प्रूफिंग इन एग्जिस्टिंग प्लांट्स की रेडिएशन जो है, जो हार्मफुल रेडिएशन है न्यूक्लियर की, अगर बाई चांस वो लीक भी हो जाता है तो वो प्लांट से बाहर ना जाए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMR, ये लिखेंगे हम, SMR क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में लग जाएंगे तो उसकी एनर्जी कैपेसिटी पूरी कर देंगे, तो ये लीकेज भी अगर इनमें होगी तो इतना हार्म नहीं होगा। ये स्टार्ट हो रहा है तो SMR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। SMR बहुत ही इजी, स्मॉल, छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है ना, छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर, तो बहुत छोटे छोटे लगा देंगे सब जगह, तो वहां की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अब यहाँ पर इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड किसकी तरफ जा रहा है, कार्बन नेट, मतलब जीरो कार्बन चाहिए, कि भैया हमको कार्बन चाहिए ही नहीं, नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए वर्ल्ड की फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पर हुई है, ब्रुसेल्स में हुई है। और क्योंकि ये फर्स्ट है
है, अगर फर्स्ट ना भी होती समिट्स तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्योंकि ये फर्स्ट है, ये 200% का क्वेश्चन बन जाता है, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना है, ब्रूसल्स। अब यहाँ पे को चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे को चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम का पीएम। कौन है बेल्जियम का पीएम? अलेक्जेंडर डी क्रू, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट तो हमें पता है, ठीक है ना, वो अपने क्रू के साथ आया हुआ था, क्रो के साथ आया हुआ था, क्रू के साथ आया हुआ था, कुछ भी ऐसे याद हो सकता है। देखो अगर क्रो लिखोगे और डब्ल्यू हटा के ओ बना दोगे उसको, तो क्रू बन गया, डी क्रू, ठीक है ना, उसका क्रू बहुत इंपॉर्टेंट था अलेक्जेंडर का, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना, दैट इज IAEA। कौन है? रफेल, तो वही जो हमारे यहाँ फाइटर आया था, रफेल का नाम, ठीक है ना। मारिया कहती नो, मैं नहीं अपना रफेल का फाइटर जेट दे रही तुम्हें, ठीक है ना। ग्रॉसी, बहुत ही ग्रॉसी है मारिया, दे नहीं रही ना अपना रफेल, कहती मैं नहीं देती तुम्हें अपना फाइटर प्लेन। रफेल, मारिया ने कहा रफेल को नो। ग्रॉसी, बहुत ही ग्रॉसी है, ग्रोस कहते हैं ना, बहुत ही मतलब अजीब सा हो, जो ग्रोस है मारिया, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये किसकी हेड है? किसके हेड है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो यहाँ पे IAEA की भी हमें फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट इज द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 इन दुबई इन दिसंबर 2023। तो हमें पता होना चाहिए कि COP28 जो UN की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई? दुबई में। और COP29 कहाँ पर होगी? अर्जेंटीना में। ये मैं तुम्हें बहुत देर से रटा रही हूँ, 2024 के अंदर कहाँ पर हो रही है COP? अर्जेंटीना में। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं कि भैया देखो हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्नोफॉल कम हो रही है, मेल्ट हो रहा है पानी, फ्लड जा रहे हैं, कि कैसा वर्ल्ड कैसे रोके इस सब चीज़ों को, क्या अपनी आदतें सुधारे कि ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन साइन हुई, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल रोल इन दिसंबर स्टेटेड दैट इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पे भी COP28 दुबई के अंदर भी ये बात हुआ कि भैया न्यूक्लियर के बिना तो हम नेट जीरो नहीं अचीव कर सकते। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन, तो यहां पर क्या बोला गया कि न्यूक्लियर के बिना नहीं होगा, ठीक है ना। स्टेटेड इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी टू मीट क्लाइमेट गोल्स, ठीक है ना। इसके अंदर 22 वर्ल्ड लीडर्स साइंड डेक्लेरेशन to triple nuclear energy capacity by 2030। यहाँ पर ये बोला गया, और ये 2050, 30 नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक ट्रिपल करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी? ट्रिपल करेंगे कब तक? 2050 तक। कब तक करेंगे? 2050 तक। द न्यूक्लियर एनर्जी समिट एंड इनिशिएटिव, हमने न्यूक्लियर एनर्जी समिट लिखा है इन कोलैबोरेशन विद IAEA's एटॉमिक नेट जीरो प्रोग्राम, ये हम लिखेंगे यहाँ पर, ये बना हमारा 4th पॉइंट, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी समिट and initiative in collaboration with IAEA's Atoms for Net Zero प्रोग्राम, ठीक है ना। अब एटम्स फॉर नेट जीरो प्रोग्राम क्या है? इज एन IAEA initiative that supports efforts by member states to harness the power of nuclear energy। इसको लिख लो, फिर मैं इसको पढ़ा के तुम्हें समझाऊंगी। इन द ट्रांजिशन टू नेट जीरो।
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई एटम्स फॉर नेट जीरो किसका प्रोग्राम है? IAEA का। इसकी फुल फॉर्म मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, कमेंट्स में बता दो जिसको याद है। ये क्या प्रोग्राम है? IAEA अपने मेंबर स्टेट्स की हेल्प करता है जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करना चाहते हैं। ट्रांजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांजिशन? चेंज टू नेट जीरो। नेट जीरो मतलब पॉल्यूशन जीरो, नो पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन करेंगे भी तो एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ उसका करा है, ठीक है। तो ये है, दिस इज व्हाट इट इज। आगे चलेंगे। इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल NPP। अब यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये बनेगा हमारा 5th पॉइंट, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल मतलब पैसा कमाने के लिए, कॉमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए NPP क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे आया? इन पहालगढ़। इन पहालगढ़, पहलगढ़, ठीक है ना। पहल मतलब पहला, ठीक है ना, पहलागढ़, वहां पे NPP लगा। कॉमर्शियल बेटा, कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है? बिजनेस, पैसा, ठीक है, बिजनेस पर्पसेस के लिए। लिख लो इसको, रिवीजन के टाइम पे नहीं कंफ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर हमारा कुंडाकुलम तमिलनाडु, न्यूअर पावर प्लांट ऑफर्स दिस मच इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लैट वाले लिख सकते हैं भाई, कौन कितना कर रहा है। पहालगढ़ तारापुर, पहालगढ़ तारापुर वाला प्लांट है ये, ठीक है ना। तारापुर, तारे दिख गए सबको न्यूक्लियर एनर्जी से, राइट, ओके। अब आगे चलेंगे। इन अ मेजर एस्केलेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एयर स्ट्राइक होगी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। क्यों हो गई? यहाँ पर पहले ना समझना पड़ेगा आपको तालिबान को, ठीक है ना। किसको समझेंगे? तालिबान को। ये लिखना नहीं अभी, समझेंगे तालिबान, ठीक है ना। तालिबान अभी रूल कर रहे हैं कहाँ पर? रूलिंग इन अफगानिस्तान। इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन रूल कर रहा है? तालिबान। तो बेटा जी जो तालिबान है ना, इसको टेररिस्ट ग्रुप माना जाता था, ठीक है ना, टेररिस्ट ग्रुप। अब टेररिस्ट ग्रुप ने लड़ा के जो गवर्नमेंट इन पावर थी उसको निकाल के ये खुद पावर में आ गए। कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो ये होगी अफगान तालिबान, ठीक है ना, ये होगी अफगान तालिबान। क्योंकि एक और तालिबान है, एक और तालिबान है, एक तालिबान है अफगान तालिबान, एक तालिबान है अफगान तालिबान, और एक तालिबान है पाकिस्तान की तालिबान, ठीक है ना। अफगान तालिबान तो अफगानिस्तान पे रूल कर रही है, ठीक है ना। पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान पे रूल करना चाहती है, और ये दोनों जो है मिले हुए हैं। दोबारा स्टोरी सुना देती हूँ। तालिबान है, टेररिस्ट ग्रुप है, अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान, ये दो तालिबान हैं, एंड दे आर टुगेदर। हाँ, दे आर टुगेदर, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग्स कर देते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग्स हो गई हैं। तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पर, द कंट्री सॉ अ 69% इंक्रीज इन अटैक्स इन 2023 पाकिस्तान में, एंड 81% इंक्रीज इन रिजल्टेंट डेथ्स, एंड 60% सर्ज। सर्ज का मतलब, बर्जियोनिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज ये वोकैब टर्म है, लिखोगे इसका मतलब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान, ठीक है, द टोटल वायलेंस मतलब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स बढ़ गए हैं, वहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। पहले सीज फायर हुआ था, सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग वाला इनके हुए थे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये जो रीसेंट स्ट्राइक्स हुई इनके बीच में, ये क्यों हुई? रीसेंट स्ट्राइक क्यों हुई? तो ये मैं आपको बताती हूँ। ऑन March 16, 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स वर किल्ड आफ्टर अ सुसाइड बॉम्बर रैम्ड एन एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हुआ? एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक जो था वो मारा, और उससे क्या हुआ? पाकिस्तान सोल्जर्स मतलब बॉम्ब जो थे, बॉम्ब से उड़ा दिए पाकिस्तानी सोल्जर्स, राइट। उससे क्या हुआ? द नेक्स्ट डे वाइल ऑफरिंग द फ्यूनरल, तो प्रेसिडेंट ने बोला कि हम जवाब देंगे। इन्होंने पाकिस्तानी प्लेन्स बॉम्ब द बारमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटिका प्रोविंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइमलाइन कि क्या हुआ, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगान पाकिस्तान स्ट्राइक्स। ऐसे ही अफगानिस्तान और ईरान के बीच में भी स्ट्राइक्स हुई थी, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था, इसी साल हुई हैं, या इससे साल एंड टू लास्ट ईयर के एंड में, ठीक है। यहाँ पर क्यों हुई? क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट इन रिटेलिएशन। पाकिस्तान रिटेलिएशन जवाब देने में, पाकिस्तान प्लेन्स बॉम्ब्ड बारमाल बॉम्ब्ड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करी, बस हमें इतना ही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट हुई,
यहाँ से द स्टोरी बिगैन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, मतलब इनके बीच में बॉम्बिंग हुई, ये पढ़ लेते हैं अब। इन अ मेजर एस्केलेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दिस वीक, पाकिस्तान फाइटर्स कैरिड आउट एयर स्ट्राइक इनसाइड द अफगान प्रोविंसेस ऑफ एटलीस्ट 8 सिविलियंस वर किल्ड, द तालिबान स्ट्रांगली कंडेम्ड, ये सब कुछ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इनका प्रॉब्लम क्या है, इनके ये दोनों आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों एयर स्ट्राइक हुई, क्यों बॉम्ब्स करे, क्योंकि जो दुरंद लाइन है, ठीक है, 2670 किलोमीटर की जो दुरंद लाइन है ना, व्हाट इज दुरंद लाइन, which marks the international land border between Pakistan and Afghanistan has long been a point of contention। लड़ाई का रीजन है, अफगानिस्तान मानता नहीं उस लाइन को, पाकिस्तान कहते हैं ये है लाइन, ये अफगानिस्तान का, ये पाकिस्तान का, अफगान कहता मैं नहीं मानता इस लाइन को, मैं नहीं मानता इस लाइन को। ठीक है ना, तो पहले ये लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट बनेगा, हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में तुम्हें लिखवा दिया है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखवा दिया है। ठीक है ना, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, 2670 किलोमीटर दुरंद लाइन which marks international land border between Pakistan and Afghanistan has been a point of contention, disagreement, लिख सकते हो, disagreement between two states। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो आपको समझना है, दुरंद लाइन, सबसे पहला क्वेश्चन, दुरंद लाइन कितनी किलोमीटर की है, किसके बीच में है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, और ये है पॉइंट ऑफ कंटेंशन, डिसएग्रीमेंट। ठीक है जी, सक्सेसिव अफगान गवर्नमेंट्स हैव डिस्प्यूटेड डिमार्केशन, वो नहीं अग्री करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर, ठीक है, पाश्तून डिस्प्यूटेड डिमार्केट क्लेमिंग पाश्तून टेरिटरीज, अफगान गवर्नमेंट्स, अफगान क्लेम्स, ये अफगान की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, अफगाइन लिख दिया, डाइन से अफगाइन लिख दिया गलती से, अफगान गवर्नमेंट, ठीक है, क्लेम्स, कौन सा एरिया क्लेम करती है, पाश्तून टेरिटरीज इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग फेडरली एडमिनिस्टर्ड tribal areas, that is Pata, and parts of northwest frontier province। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हमें प्रोविंस याद करने की जरूरत है, नहीं भाई, बट रीडिंग मार लेना कि अगर बाई चांस क्वेश्चन यहाँ से निकल भी आए तब भी तुम एक गेस वर्क कर सको, राइट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि अफगान गवर्नमेंट जो है ना, वो क्या कह रही है कि पाश्तून की टेरिटरीज जो पाकिस्तान के पास है अभी, वो हमारी है। सो यू डोंट नीड टू लर्न द टेरिटरीज, बट यू नीड टू लर्न अबाउट द दुरंद लाइन। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा ये वाला पार्ट। अब चलेंगे नेक्स्ट पर। वेदांता लिमिटेड जो है वो बिगेस्ट डोनर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, किसको, कांग्रेस को। तो ये लिखेंगे वेदांता लिमिटेड बिगेस्ट डोनर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर द कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया डोनेशन में, वेदांता लिमिटेड ने दिया है। ठीक है जी, ओके, तो ये हमें नोट करना है। वाइल मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाज द बिगेस्ट डोनर फॉर भारत राष्ट्र समिति। देखो यार, यहाँ पर ना आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन बिगेस्ट डोनर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा वो क्या है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये किसका बिगेस्ट डोनर है, बिगेस्ट डोनर ऑफ BRS, दैट इज भारत राष्ट्र समिति। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। एंड कांग्रेस वॉज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, जो बेनिफिट मिला, फर्स्ट होगी बीजेपी, सेकंड BRS। तो यहाँ पर टेबल बनाते हैं, आओ सुंदर सा टेबल बनाएंगे सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो टॉप डोनर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिसको मिला है वो है बीजेपी। ठीक है ना, टॉप लार्जेस्ट डोनर है। सेकंड पे कौन आ रहा है, यहाँ पर सेकंड में कौन आ रहा है, सेकंड में आ रहा है BRS,
और थर्ड में आ रहा है कांग्रेस, थर्ड में आ रहा है कांग्रेस, ठीक है ना। बेनिफिशियरी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, बेनिफिशियरी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है जी, ये है आपका। अब चलेंगे आगे, ये हमारे फैक्ट्स हो गए। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन यूरोपोल साइंड अ वर्किंग अरेंजमेंट एस्टैब्लिशिंग कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड यूरोपोल। द वर्किंग अरेंजमेंट वॉज साइंड बाय यूरोपोल, तो यहाँ पर वर्किंग अरेंजमेंट कुछ कोलैबोरेशन करेंगे आपस में, कौन? सेंट्रल ब्यूरो लिखेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, Central Bureau of Investigation, that is CBI, and European Union Agency for Law Enforcement, Cooperation, that is Europol, ठीक है ना। Signed a working arrangement, ठीक है ना। Establishing, क्या establish कर रहे हैं? Establishing cooperative relations between law enforcement authorities of India and Europol, ठीक है जी, ओके, ये है। आगे चलेंगे, SC स्टेज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑन एस्टैब्लिशिंग फैक्ट चेक यूनिट। कल हमने क्या डिटेल में पढ़ा था? ये डिटेल में पढ़ा था कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो फैक्ट चेक यूनिट है वो ये देखेगा कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहा हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एंड अगर फैला रहा होगा तो फैक्ट चेक यूनिट जो है वो बोलेगा भाई इसको रिमूव करो, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया था कल, हाँ या ना। अब आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इसके ऊपर, इस नोटिफिकेशन पे। ये लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट स्टेड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ इस्टैब्लिशिंग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोज फैक्ट चेकिंग यूनिट, ठीक है ना। इसके ऊपर स्टे लगा दिया, मतलब ये फंक्शन नहीं करेगा अभी। अब स्टे क्यों लगाया, क्यों फंक्शन नहीं करेगा? स्टे क्यों लगाया, क्यों फंक्शन नहीं करेगा, ये समझते हैं। आओ लिखो, इसको पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्टेड अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ March 20 एस्टैब्लिशिंग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोज फैक्ट चेकिंग यूनिट टू एक्ट एज अ डेटरेंट अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज। मतलब कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है सेंटर से रिलेटेड तो ये रिमूव करवा देंगे उसको, इसके ऊपर स्टे लग गया है, ठीक है। ये पिटिशन किसने फाइल किया? केस फाइल्ड बाय एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर केस फाइल किया है। एंड स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कमरा, ठीक है ना। कुणाल को कमरा चाहिए, ठीक है, और ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है। द बेंच सेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ March 20 नोटिफिकेशन वुड रिमेन स्टेड अंटिल अ थर्ड जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट फाइनल कॉल ऑन वैलिडिटी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया हुआ है, जब तक, ठीक है, वुड रिमेन स्टेड टिल बॉम्बे हाई कोर्ट टेक्स फाइनल कॉल ऑन वैलिडिटी। जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट इसकी वैलिडिटी पे क्लैरिटी नहीं ला देता तब तक ये स्टेड रहेगा, ठीक है। पैनल टू स्टडी स्कोप ऑफ ऑल्टरिंग लाइंस इन बस्टर्ड हैबिटेट। अब क्या हुआ यार, देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये बर्ड जो है ये इंडेंजर्ड हो चुकी है, बहुत सारी बर्ड्स मर रही हैं। क्यों? ये राजस्थान और गुजरात के रीजन में है और वहां पर हाई पावर्ड केबल्स जो हैं वो लगी हुई हैं नीचे लेवल पर, वहां पर ये भागती जाती हैं। इनकी जो आईसाइट है वो वीक होती है, जब तक बेचारों को पास में जाके पता चलता है वायर है तब तक तो इनका काम तमाम हो जाता है, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो हाई वोल्टेज वायर्स है इनको पहले कहा गया कि आप बहुत ऊपर ले जाओ, अब वो हो नहीं सकता, उसके लिए कमिटी फाइन करी है। जो कमिटी है वो क्या करेगी? कमिटी वुड एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स टू बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई है, तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट
constituted an expert committee to balance conservation and protection of Great Indian Bustard Bird Population। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि भैया ये कहाँ पे पाई जाती हैं? राजस्थान गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है ना? और प्रॉब्लम क्या है? कोलिजन विद हाई पावर्ड केबल्स। ठीक है, ऑन ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म हो जाएंगी भाई ये। ठीक है ना? तो यहाँ पर कमिटी बिठाई गई है, कमिटी टू एक्सप्लोर, determine if wires can go underground or overhead। ये अगर इनको अंडरग्राउंड या ओवरहेड कर दो बहुत ऊपर तो क्या रहेगा, इसके लिए कमिटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमिटी बनाई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड अब मैं आपको ये भी बता दूं दैट इफ़ यू वांट टू बाय अवर वन शॉट्स, ठीक है, अगर आपसे क्लासेस नहीं लगाई जा रही हैं, बैकलॉग है, तो मई 2023 से लेकर के हमारे पास फेब 2024 तक वन शॉट वीडियो लेक्चर्स हैं फॉर करंट अफेयर्स। ये जो लेक्चर्स हैं, यहाँ पर आप 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स लगाओगे और आपका 1 फुल मंथ जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। यस, 1 फुल मंथ आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। फॉर रिविजन एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं ही करवा रही हूँ, क्लासेस में ही ले रही हूँ। एमसीक्यूज भी आप ले सकते हैं, जैन फेब मार्च के अवेलेबल हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमसे मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हैं। ये सब कुछ जो अवेलेबल है ये loggery.in पर अवेलेबल है। www.loggery.in पर जाएंगे, वहाँ पे दिस इज अवेलेबल, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। दैट्स इट। मिलेंगे कल 6 PM पर। मंडे की न्यूज़ आपकी हो चुकी है, कंप्लीट है। मंडे जो हॉलीडे रहता है हमारा, उसकी मैंने करवा दी थी कंप्लीट। ठीक है ना? तो मिलेंगे कल 6 o'clock। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।